आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ गया में उपस्थित हैं डॉक्टर विवेकानंद मिश्र जी। विवेकानंद मिश्र जी वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, समाज सेवी हैं, साहित्यकार हैं और पॉलिटिकल लीडर भी हैं। वर्षों से कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के साथ वर्षों तक खड़े रहे और प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। असाध्य रोगों का भी इलाज नब्ज पकड़कर बता देते हैं और कर देते हैं। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर विवेकानंद मिश्र जी का। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका। ये आप तो कई फील्ड में हैं, लेकिन जो मुख्य आपका चिकित्सा है, मैं उससे कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। क्योंकि आज चिकित्सा के नाम पे जो अंग्रेजों की मिशनरियां बर्बाद कर रही हैं, लोगों का स्वास्थ्य बर्बाद कर रही हैं, आर्थिक स्थिति खराब कर रही हैं, इस पे आपका क्या कहना है? इसमें आज से नहीं, जब से आज़ादी मिली है, आज़ादी के बाद आयुर्वेद ये आयुर्हिता हितम व्याधि निदानम समनंत था। ये आयु के हित में और व्याधियों के निदान और समन की दूसरी चिकित्सा कोई विश्व में नहीं थी। आज भी चूंकि सरकार के संरक्षण से ही कोई काम होता है, सरकारीकरण हुआ। आज़ादी के बाद समय समय बड़े बड़े कंपनियों ने कांटेक्ट करके सरकार से कि वैद्य लोग यार गांव में सभी लोग दवा जानते हैं, घर घर में दवा जानने वाले थे आयुर्वेद का। कोई भी माँ, चाची, बहन, नानी, भाई, बंधु कोई ऐसा नहीं थे जो आज भी 10-5 दवा नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिसेंट रिपोर्ट भी कहता है कि कुल चिकित्सा आबादी के 95% आज भी आयुर्वेद या विभिन्न पैथियों से, प्रचलित पैथियों से चिकित्सा करवाते हैं। एलोपैथ से मात्र 5 या 7% लोग ही उसका लाभान्वित हैं, लाभ लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकारी योजना जो बनती है, कुल योजना का 95%, 92% करीब खर्चा करता है एलोपैथ पर, जिससे उसका लाभ आयुर्वेद को नहीं मिल पा रहा है। और आयुर्वेद को और लोगों ने क्या किया कि बहुत सारी दवाएं इसकी पेटेंट करवा ली। हमारे यहाँ का बहुमूल्य संपदा था, हल्दी है, तुलसी है, नीम है या और बहुत सारी चीज, उसको पेटेंट करवा लिया है लोगों ने। अब हमारा उस पर भी अधिकार नहीं बनने दे रहा है, उस पर भी। ये आज की शिक्षा पद्धति कहिए या चिकित्सा पद्धति कहिए, या न्याय पद्धति है, ये मैकाले के अनुरूप चल रही है। बिल्कुल। लेकिन मैकाले ने जो खुद कहा पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसका आर्काइव में मौजूद है, उसने कहा था कि उसके सैनिकों का लोगों ने नाक कान काट दिया था, तो उसने कहा कि भारत के चिकित्सकों ने इसकी सर्जरी ऐसी की कि पता ही नहीं चला कि इसका कटा हुआ नाक कान था। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो इतनी उन्नत पद्धति को, जिसको संरक्षित करने की आवश्यकता थी, वर्तमान सरकार ने ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग इसमें तो पूरी तरह से परतंत्र हैं। चिकित्सा ही नहीं बल्कि चिकित्सा और शिक्षा हर क्षेत्र में हम लोग आज भी उसके गुलाम हैं। अब मैकाले का नाम आपने लिया है। मैकाले ने कहा था कि भारत का जो मूल सभ्यता और संस्कृति हमारी है, भारत इसी देश के लिए महान माना जाता था, विश्व गुरु था। और यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, इस सत्य है, सही है। लेकिन इसको बुरी तरह से एक नियोजित षड्यंत्र के रूप में इन लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया। पहले भारत में या स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, चतुर्वर्ण्याम मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, 4 वर्णों की सृष्टि की बात उन्होंने कही। और मैकाले शिक्षा पद्धति या वर्तमान संविधान जो भारत का चल रहा है, इसमें उन 4 वर्णों को 44,000 जातियों में विभक्त कर हिंदुओं को कमजोर करने का प्रयास किया गया। ये कितना सत्य है? ये हिंदुओं का केवल नहीं, संपूर्ण देश को कमजोर करने का, यहाँ तक कि विश्व मानवता का कमजोर करने का यह सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा गया।
जिसमें मैकाले की शिक्षा पद्धति ही हमारे यहाँ दोषपूर्ण रही और उसी के पैटर्न पर आज सारे स्कूल कॉलेज या शिक्षा देने वाले लोग पढ़ रहे हैं, केवल डिग्री हासिल कर रहे हैं। हमारे क्या संस्कार और शिक्षा जो वाकई में था, विद्या ददाति विनयम, इस सारे चीज़ को उन लोगों ने समाप्त कर दिया। तो ये आज हम जो कहते हैं आज़ादी की बात करते हैं, तो क्या नहीं लगता कि 1947 के बाद से और ज़्यादा हम लोग गुलाम हो गए? बिल्कुल, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम लोग बिल्कुल। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के नाम पर अविवेकपूर्ण बहुत सारी काम किया, उसका नतीजा आज संपूर्ण विश्व में देखी जा रही है। और आज भी भारत की ओर लोगों का, तमाम लोगों का निगाह लगा हुआ है। भारत के हमलों को पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है। और आप जैसे लोग, जब से दिव्य रश्मि आपने शुरू किया, और आप तो समाज सुधारने के लिए और समाज से संस्कार लाने के लिए, भारतीय संस्कृति को रक्षा करने के लिए जितना आपने सहयोग किया है, और जो भी आप आज भी अहर्निश जिसको कहा जाए तो गलत नहीं होगी, आप लगे रहते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ बीमारी है एलोपैथ में, जिसको ब्लड शुगर कहते हैं। तो ये सही में बीमारी है या फिर एक तरह से प्रोपेगेंडा है? बीमारी तो कम है, और बीमारी बढ़ाने का कारण भी वही है कि केमिकल जितना दवा हम लोग खा रहे हैं। मधुमेह हम लोग क्या आयुर्वेद में से कहा जाता है, और वो में हम लोग क्या 18 प्रकार का होता है, जिसे मधुमेह जो कहलाता है, इसी को शुगर आज लोग कहा करते। लेकिन शुगर का दवा वाकई में दवा नहीं, खान पीन, दूषित वातावरण, ये सारा चीज़ हम लोगों को जो मिल रहा है वो सारी जिम्मेवारी है। और ख़ास करके केमिकल और बड़े बड़े उसमें षड्यंत्र लगे हुए हैं। दवाओं के बड़े बड़े कंपनी, शुगर कैसे बढ़े, किडनी कैसे फेल हो, हार्ट कैसे हो, ये देखने को आप देख रहे हैं। यह कारण नहीं हो रहा है, इसका कारण वही है कि लोग जानबूझ करके लगे हुए हैं, जिसमें हमारी सरकार भी उसमें सहयोगी है। तो ये तो शुगर के साथ साथ जो अभी कुछ साल पहले कोरोना नाम की महामारी का रूप दिया गया, वो भी तो एक तरह से बीमारी नहीं था, वो भी प्रोजेक्टेड था। आपने देखा उसमें काढ़ा यदि नहीं रहता आयुर्वेद का, तो शायद आदमी यहाँ नहीं बच पाते। और जगह जो हुआ था लोगों के साथ, लाखों लाख आदमी जो गुजर गए, एक अकारण असामयिक मृत्यु के शिकार हुए, भारत कम से कम इससे बचा था। तो उसके लिए तो आयुर्वेद जिम्मेवार है। आयुर्वेद जिम्मेवार, आयुर्वेद बचाने के लिए, उसके लिए आयुर्वेद की सराहना होनी चाहिए, और आयुर्वेद ने रक्षा किया इसको। और एलोपैथ के अनुसार तो सारे तो मरे हुए थे। एलोपैथ में तो उसकी दवा आज भी नहीं निकली है। कॉम्प्लिकेशन का दवा वहाँ भी दिया जाता था कि आपका जी मिचला रहा है तो ले लीजिए, चक्कर आ रहा है तो ले लीजिए, ब्लड डाउन हो गया तो ले लीजिए, लेकिन डराया ज़्यादा गया। रोग कम था, लोगों ने डरा करके बहुत बड़े पैमाने पर ही षड्यंत्र हुआ है उसमें। तो ऑक्सीजन का, तो ब्लैक का, तो यहाँ बेड का, तो प्राइवेट हॉस्पिटल का, ये सब तमाशा बहुत ज़्यादा हुआ। जो लोग आयुर्वेद पर रह गए कोरोना में, उनकी मृत्यु नहीं हुई। हम पूरे घर हमारे क्या 3 बार कोरोना अटैक किया, और 3 बार हम लोगों ने आयुर्वेद चिकित्सा, सफल चिकित्सा उसका हुआ। और हमारे साथ कितने आदमी का हमने दिया और सफल रहे लोग। ये जब से कोरोना का लोग टीका लगाए हैं, तो वो खासकर हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, किडनी फेलियर, ये आम बात हो गई। बहुत सारी चीज़ हुई है, उससे नपुंसकता हो रहा, बहुत सारी चीज़ बढ़ी है उसमें। लेकिन अब केवल उसमें दोषी वही नहीं कहा जा सकता है, उसके अलावे जो षड्यंत्र चल रहा है, दवाओं का ये सब जो तमाशा हो रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा उसका ये रोल रहा है। ये हमने एक स्टडी किया था, 1984 के पहले मेडिकल बोर्ड में केवल डॉक्टर होते थे, और 84 के बाद से मेडिकल बोर्ड में दवा मैन्युफैक्चरर घुस गए। तो ब्लड शुगर 84 के पहले का कुछ और था, एज प्लस 100, एज प्लस 200 का कैलकुलेशन वो लोग करते थे। लेकिन आज एक कॉमन सिस्टम आ गया, 110, 70, 80 का जो आ गया। तो क्या इसमें नहीं लगता कि जो पहले का कैलकुलेशन था, मान लीजिए 50 साल का आदमी है,
उसमें अगर 100 हम जोड़ते हैं तो 150 होता है, और आज के सिस्टम में अगर वो ब्लड चेक करता है तो उसका 110 तो नहीं आएगा, 150 से ऊपर आएगा, तो वो डायबिटिक हो गया, होना ही है, और वो इसके चाल में फंस गया। बिल्कुल। तो ब्लड शुगर भी बीमारी नहीं, एक प्रोपेगेंडा ज्यादा है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? बनावटी ज्यादा है, और उसमें आप जो कह रहे हैं 100% वो सही है। इन लोगों ने साजिश के तहत, मतलब हाँ, आज भी बड़े पैमाने पर खड़जन, थोड़ा पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पर ही हो रहे हैं। भारत में जो चिकित्सा की थी, चिकित्सा हम लोग सेवा के लिए करते थे, और आज चिकित्सा मेवा के लिए हो रहा है। मगही के एक महान कवि हुए हैं हमारे यहाँ, सतीश चंद्र मिश्र। उन्होंने कहा था कि ओझा पर डाइन हॉबी है और नटों को नाक डस गया। इस स्थिति हमारे यहाँ बनी हुई है, और इसका मूल कारण वही है। तो आज चिकित्सा हो, शिक्षा हो, बिल्कुल, या सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक हो, हाँ, जो भी हो, ये सबको पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया गया। पहले, आज़ादी के पहले 565 रियासत, मतलब 565 राजा थे, और आज उनके बराबर 10 कंपनियों के पास सारी संपत्ति चली गई। तो क्या ये और ज़्यादा गुलामी की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं? और बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। चूंकि नौ सामंतवाद का नाम लेकर लोग सत्ता में आज भी बैठे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नौ सामंतवादी से जितना खतरा पैदा हुआ है यहाँ, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के इन लोगों ने जो मात कर दिया है, जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, लाखों नहीं करोड़ों में इनका खर्चा होता है, और आज हमारी सरकार सब कुछ देख रही है, जनता भी देख रही है, लेकिन चूंकि राजनीति का आर्थिकरण हुआ है, इसके चलते बड़ी भारी नुकसान लोगों को हुआ है, और लगातार ही देश पीछे की ओर जा रहा है। हम लोग कर्ज से, सारा देश कर्ज पर चल रहा है, कर्ज का भार भारत पर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने कई प्रधानमंत्रियों को देखा, कई के साथ आपकी नज़दीकियां भी रही हैं, तो पहले के प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री में कुछ फर्क दिखता है? बहुत फर्क है, पहले के बहुत फर्क है, लेकिन विकास के नाम पर जो धूर्त प्रधानमंत्री अब हमारे यहाँ बने हुए हैं, उनसे कुछ ज़्यादा लग रहा है। हवा तो दे दिया जाता है विकास का, हवा दिया जाता है वैज्ञानिक सफलता का, पर्यावरण का, लेकिन कुछ कुछ विकास हुआ भी है, इसमें निसंदेह, लेकिन विकास के नाम पर जितना विनाश हुआ है, बड़े बड़े पेड़ पौधे काट दिए गए, रोड बनाने के नाम पर समूचा जिस तरह से कार्रवाई किया गया, माने सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में हम लोग उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, सरकारी उपेक्षा का। एक कॉलम मैंने कहीं पढ़ा था, एक कार्टूनिस्ट हैं जिन्होंने नेहरू जी पे व्यंग लिखा था, तो नेहरू जी ने कहा कि इस तरह का लगातार लिखो कि मुझे पता चले कि मेरी कमियां क्या है, और वर्तमान में अगर कोई ट्विटर पे कुछ लिख देता है तो उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, ये आज़ादी के नाम पर जो आज़ादी हम लोगों को मिली हुई है, वो तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आप देख रहे हैं स्वयं। तो क्या नहीं लगता कि इनको भी याद रखना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जते रखना चाहिए, और हर इस सत्ता कोई परमानेंट चीज नहीं होता, आज इनके पास है कुछ दूसरे के पास जाएगा, लेकिन सवाल है कि इसे पूरे भारत को जिस तरह से माने एकदम इसको क्या कहा जाएगा, रोलर चलाया जा रहा है, समझिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये 1947 के बाद से भारत में एक और जहर बोया गया धर्मनिरपेक्षता का। धर्मनिरपेक्षता के नाम पे किसी एक धर्म को प्रमोट करना और एक धर्म का विनाश करना, ये कहाँ तक उचित है? घोर आपत्तिजनक है, और जितना भी इसका ये किया जाए वो कम होगा। बहुत इसमें षड्यंत्र है, बहुत तरह के बात है इसमें, और इसको गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा, खासकर हम लोगों को। हमारी सरकार माने आज़ादी के पहले तो अंग्रेज के आने के बाद समझिए
कि हजारों जाति में चार वर्ण का नाम लेकर के, गाली दे करके, और 4 वर्णों को तोड़ करके सारी व्यवस्था को, और हिंदू का समाप्त करने के लिए नहीं, भारत का संपूर्ण संस्कृति को विध्वंस करने का जो काम किया गया वो बहुत ही निंदनीय है। आज उसके मारे हुए हम लोग जो 1000 जाति में एक माने घर घर में टुकड़े टुकड़े में हम लोग बढ़ चुके हैं। और इसको रक्षा करने के लिए आप जैसे आदमी को आगे आना होगा और समाज को जागरूक भी होना पड़ेगा, जो इसमें हम लोग भी लगे हुए हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़कर इसके ओर काम कर रहे हैं, इसमें सचेत हो रहे हैं। पहले जातियों की जो बात थी, वो जातियां एक तरह से रिजर्वेशन था। लोगों ने रिजर्वेशन कर दिया कि जो चर्मकार है वो चमड़े का काम करेगा, जो काष्टकार है वो लकड़ी का काम करेगा। उसी प्रकार से हर के वर्ग के अनुसार जिसका इसका जो काम था उसके अनुसार उसको रिजर्वेशन दे दिया गया था। तो वो सिस्टम ज़्यादा कारगर था समाज को जोड़ने का, न कि आज का। आज तो किसी का कोई काम फिक्स रहा ही नहीं। आज अगर ब्राह्मण भी है तो स्वीपर का काम कर रहा है, तो स्वीपर का तो रिजर्वेशन समाप्त हो गया। जैसे हुआ क्या है कि रिजर्वेशन तो अच्छी बात है, देना चाहिए, नहीं पहले के रिजर्वेशन थी और आज के रिजर्वेशन तो लेकिन पहले के रिजर्वेशन में लोगों को रोजगार माने चूंकि व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी, आज व्यवहारिक शिक्षा से हम लोगों को बहुत दूर हटा दिया गया। और रिजर्वेशन जरूर देना चाहिए, जो उपेक्षित है, प्रताड़ित हैं, लेकिन उनको जात पर नहीं होना चाहिए था। और जात पर यदि करते हैं तो बाकी कुछ जाति जो रिजर्वेशन से अलग हैं, वो माने उच्च क्लास में जाने के लिए उसमें जो वंचित कर दिए जाते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्योंकि ऐसा यदि है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों के लिए भी होनी चाहिए थी। तो आर्थिक आधार पे ये पहले जो रिजर्वेशन दिया गया था वो आर्थिक आधार पे था, लेकिन अब तो वो आर्थिक है नहीं। तो क्या सरकार को दोबारा उस पर एक फिर से सोचने की जरूरत नहीं है? सोचने की जरूरत तो आज़ादी जब प्राप्त हुई थी तो सबसे बड़ी आवश्यकता थी बेरोजगारी दूर करने की। और बेरोजगारी तभी दूर होता जब जिस तरह से 4 वर्ण के लोगों ने रिजर्वेशन किया था, जो अपने अपने काम में लगे हुए थे और उसमें व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी, वो कुछ नहीं करने के बाद पढ़ते भी थे और पढ़ने के बाद अपनी जो विद्या थी, खानदानी विद्या जिसको कहते हैं, चाहे जो भी था 4 वर्ण में, वो चारों खुशहाल थे उस जमाने में। जो अब उन लोगों को भी छीन लिया गया, अब कहाँ बचा। मतलब जो शुरू से परिवार के अनुसार जो चल रहा है उसमें लोग ज़्यादा कुशल हो जाते थे। ऐसे चर्मकार है तो चमड़े में कुशलता आ जाती थी, काष्टकार है तो लेकिन आज तो है आपका मनुस्मृति जो कहता है कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र पैदा लेता है और संस्कार से ब्राह्मण बनता है। लेकिन आज के वर्तमान संविधान के अनुसार जो जिस जाति में है वो कितना भी अगर ब्राह्मण कितना भी निकृष्ट कार्य करता है वो ब्राह्मण ही रहेगा, शूद्र नहीं बन सकता है। लेकिन मनुस्मृति में ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और शूद्र अगर संस्कारित है तो वो ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन आज के संविधान में तो नहीं है। तो ये तो तोड़ने का संविधान है, तोड़ने का काम किया सभी नेताओं ने। और संविधान ने तोड़ दिया, काम नहीं ये तोड़ दिया और तोड़ करके नेता लोग और कर हाँ, और उसको ट्रैक पर लाना ही एकमात्र विकल्प है। और भी जो बच रहा है इस सरकार से तो और जो उम्मीद की जाती थी इसने और भी ध्वस्त किया है। ये हिंदू के नाम पे है और हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान करवा दिया। हाँ, करीब करीब तो नुकसान हुआ ही है, बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। हमेशा चुनाव में डर का माहौल दिखाया जाता है। जातिवाद पर आधारित नहीं था भारत, तो जातिवाद पर आधारित नहीं था, जाति तो कोई नहीं था। यहाँ तो सारे के सारे हिंदू थे, सारे के सारे लोग यहाँ अपने अपने बुद्धि से, विवेक से, अपने जो व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। आप कहिए तो एक कहानी हम ऐसे बता दें यदि देर ना हो। तो जैसे हम हैं, हमारे साथ एक आदमी पढ़ते थे जब स्कूल में हम पढ़ते थे, 3रा-4था में गांव में। तो गांव में पढ़ते थे, छुट्टी हो जाती थी तो खेलने हम लोग जाते थे, बस्ता उस्ता अपने अपने घर में रखकर। तो एक बार हुआ का कि एक सरजू नाम का विश्वकर्मा थे।
तो हमसे बोले कि से पंडित जी से हम भी चलेंगे खेलने के लिए, से रुकिए ना, से जरा सा हम झोला रख करके चलाते हैं। और उसका स्कूल के माने 10 डेग भी नहीं था, स्कूल के सटे उसका मकान पड़ता था, लोहार का काम करते थे। तो जब गए तो कहीं कि बाबू आ गए है, और दादा बोले कि बाबू आ गए है, तो कहीं कि हाँ, तो कहीं कि जल्दी से जरा खा ला। अब भटिया जरा सा आवा जरा चलावा। तो उसके बाद वो आया, बड़ा मने मन से, मन तो नहीं किया बेचारे का, लेकिन वो आदमी आकर के अब बड़ी गौर से उसको आकर के अपना चलाने लगा। अंदर से रो रहा था। अब कहीं कि पंडित जी जा तो हम अपना चले गए वहाँ गांव में चले गए। अपना हमारा घर पड़ता था पश्चिम और उसका घर पड़ता था पूरब, पश्चिम तरफ होने घर गए हम। तो हमारे बाबा भी और बड़ा गौर से देखते देखते वो आदमी कितना परिपक्व हो जाएगा, जबकि मन नहीं कर रहा है, लेकिन शिक्षा कितना व्यवहारिक पा रहा है। हमारे बाबा भी कहते थे कि से ए विवेकानंद से चलो चलो चल, तो हमारा साथ चल चल। उम्र छोटा, 7 बरस भी नहीं, 8 बरस भी नहीं, और कांधा पर हमको कहते थे कि बैठ, और ले जाते थे जजमान के। हम भी रोते थे, माँ भी डांटती थी कि ना, बाबा कहते थे चल जा। तो नतीजा क्या हुआ कि कहते थे कि विवेकानंद से जरा तुलसी मुँह लाओ तो, फुलवा लाओ तो, या पानी लाओ तो ना, जल जरा सा दो, जाते देखो। तो अब वो जो व्यवहारिक शिक्षा कर्मकांड का दी जा रही थी, आयुर्वेद का, ज्योतिष का जो शिक्षा व्यवहारिक पा रहे थे, वो सब तो कुचल दिया। वैद्य का बेटा वैद्य हो जाता था, ऐसे थोड़े हो जाता था। 50 बरस उसके साथ रहा, व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया, देखा कि हाँ कौन कौन रोग में कौन कौन सी दवा हमारे पिताजी बाबा देते हैं, और तब योग्य डॉक्टर बनता था। उसको मान्यता मिलती थी, उसका मान्यता राज से मिलता था, राज संपोषित होता था। आज वो सारा चीज खत्म हो गया। आज तो डिग्री का युग आ गया कि 5 बरस में जैसे भी क्या पढ़ाई पढ़ता है, से तो देख ही रहे हैं पढ़ाई का स्थिति। इंजीनियर का आप देख रहे हैं, डॉक्टरों का देख रहे हैं, मान टेक्निकल साइड का चारों पटिया ध्यान दे दीजिए। अभी केवल आर्थिक दृष्टिकोण से सब मजबूत हो रहे हैं। शिक्षा को तो व्यवसायीकरण कर दिया गया, और शिक्षा का नहीं, उससे बड़ा व्यवसायीकरण चिकित्सा का हुआ है। ये गवर्नमेंट ने जो 5-5 लाख रुपया और इतना लाख रुपया ये देने का काम किया है, ये कुकुरमुत्ते की तरह समूचा जो बड़े बड़े कंपनियों ने खोला है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, वो केवल इलाज के लिए नहीं खोला है, रोग चंगा हो जाए, ठीक हो जाए, इसके लिए नहीं है। रोग बढ़े कैसे, इसका ठेकेदारी उन लोगों ने ले लिया है। मतलब अगर लोगों को वाकई में स्वस्थ रहना है, स्वस्थ जीवन पद्धति जीना है, तो आयुर्वेद में लौटना ही पड़ेगा, एकदम निश्चित। आयुर्वेद के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है, धरती पर कोई नहीं। प्रचलित तमाम पैथी, आयुर्वेद के माने है कि समस्त पैथियों का इसने जन्मदाता है, समस्त पैथियों को इसने जन्म दिया है, लेकिन उसका विकृत रूप सामने हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो खासकर जो अपने को मांसाहारी नहीं कहते हैं, उनके लिए तो आयुर्वेद ही एकमात्र है। नहीं, सबके लिए है, लेकिन खास करके उसके लिए तो आयुर्वेद के सिवा कोई उपाय नहीं, क्योंकि एलोपैथ में क्या मिलाता है पता नहीं। सब काम वही लोग कर रहा है ना। एलोपैथ में तो केमिकल, आप तो सब देख रहे हैं आजकल, तो युग आया हुआ है क्या। हमारे के यहाँ तो जड़ी बूटी, फलना ढेकना, ये सब जो कहलाता था वो क्या था, आज भी जाके देख लीजिए। लोग कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे सनाय सनाय फायदा करता है, बहुत धीरे धीरे। हम कहते हैं कि भाई एक दाना गोलकी जीभ पर रखो, प्याज का एक टुकड़ा रखो, मिर्चा जरा सा जीभ पर ठेकाओ, कितना देर उसके एक्शन में होता है। कौन सी ऐसी एलोपैथ में दवा है। गांजा लोग पीता है, और गांजा पीने के बाद अभी अंदर घोटता भी नहीं है जो पीने वाले हैं, और उसके बाद सुर्खी उसके आंख पर आ गया। कौन से ऐसा एलोपैथ में है कि जो सेकंड भी नहीं लगे और नशा आ जाए, जो सेकंड भी नहीं लगे और तुरंत भर में लोर भर जाता है, आंख में समूचे तीतापन अनुभव है। कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है। बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। अभी तो आपका चिकित्सा का समय है। बहुत बहुत आपका आभार, हम आपका आभार हैं, हम आपके आभार हैं। आपने लोगों को, हमारे जैसे लोगों को आपने समझा और मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार हैं। और इस जन कार्य में आप लगे हुए, इसके लिए माने 1000 बार धन्यवाद देते हैं।
आपका कार्य पूरा बिहार बोल रहा है, गुजरात बोलता है, महाराष्ट्र बोलता है, एक स्टेट नहीं कई स्टेट में आपकी ख्याति है। आप आगे बढ़े, भगवान से हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत